नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और हम बड़ी खबर में बात करेंगे भारत के उस बयान की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ट्रेड और टेररिज्म दोनों साथ नहीं रह सकते, टूरिज्म और टेररिज्म साथ नहीं रह सकते। यानी कि आप व्यापार भी करना चाहते हैं और आतंकी फैक्ट्री को भी आप पनपाना चाहते हैं, संभव नहीं है। और वही उसी का अंजाम हम देख रहे हैं तुर्की और अजरबैजान के साथ में भारत ने वैसा ही व्यवहार किया है। दोनों को आइसोलेट कर दिया है, उनके साथ में व्यापारिक संबंधों को बंद कर दिया है। और हमारे साथ में तुर्की की अगर हम बात करें तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और वहां से इंपोर्ट भी करते हैं। इसी तरह से अजरबैजान की बात करें तो वहां से भी। तो चले क्या इसका असर होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये हो रही है कि टिम कुक के साथ में जो एप्पल के सीईओ है, उन्होंने कहा कि आप प्रोडक्शन अमेरिका में ही बढ़ाइए। यानी कि भारत के साथ में उनका कहना है कि भारत अपना खुद देख लेगा, आप तो वहां बढ़ाइए। दूसरा, अपने बयान से भी पढ़ते हैं वो। तो खैर चलिए, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार देहरादून से रविंद्रनाथ कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सिंह साहब आपके पास में आना चाह रहा हूं मैं। भारत का बोल्ड स्टेप है और उसका बड़ा सहयोग भी मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भारत में घूमने के लिए बहुत कुछ है, अजरबैजान क्यों जाना है। ट्रेडर्स कह रहे हैं कि तुर्की के भरोसे हम नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, यह स्थिति क्यों आई? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन कॉन्फ्लिक्ट चला, मैं वार तो नहीं कहूंगा, एक तरह का स्ट्राइक कर रहे थे एक दूसरे पे। तो उस स्थिति में टर्की ने पाकिस्तान को ये हालात बिगड़ने 7 तारीख से पहले ही वेपन्स भेजना शुरू कर दिया था। ये खबर आ रही थी कि कराची में उनका कंसाइनमेंट आ गया है, ऐसी कुछ काफी रिपोर्ट हो रही थी। और फिर ये 4 दिन तक स्ट्राइक चला तो पाकिस्तान ने जो ड्रोन यूज किए वो टर्की के ड्रोन थे। और टर्की ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजी चली। भारत की तरफ से जो ड्रोन गए, उन्होंने पाकिस्तान ने कहा कि हमने इजराइल के जो 25 ड्रोन गिरा दिए, इजराइल से आए हुए। पाकिस्तान में वो भारत ने इजराइल से लेके हमारे ऊपर ड्रोन यूज किए थे, फिर 12 ड्रोन का आया। तो पाकिस्तान ये चाहता था कि इसको हम मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करें इजराइल के नाम से, क्योंकि मालूम नहीं वो इजराइल की, भारत ने इजराइल से लाए हुए ड्रोन यूज किए या दूसरे के या भारत के अपने थे। लेकिन पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी थी। और ऐसे बहुत सी स्ट्रेटेजी उन्होंने अडॉप्ट की, जिसको न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमारे प्रधानमंत्री ने बाद में कहा। तो ये जो हुआ टर्की ने, और फिर टर्की ने सपोर्ट भी किया। तो भारत में यहाँ का जनसामान्य था, बिजनेस कम्युनिटी थी, वो इससे थोड़ा सा उद्वेलित हो गई, क्योंकि टर्की का कोई डायरेक्ट भारत से दुश्मनी अदावत नहीं थी। तो भारत यहाँ वालों ने, ट्रेवलर्स ने, ट्रेवल एजेंट्स ने, जो टूरिस्ट जाते थे उन्होंने, जो व्यापारी थे, मार्बल, ग्रेनाइट, बहुत कुछ जाता था, ज्वेलरी, तो उन्होंने सबने कह दिया कि हम बाइकआउट करेंगे। और ये बाइकआउट करने के बाद में उधर से वहां के एर्डोगन का रिस्पॉन्स आया कि हम कोई कैसे भी कॉन्सिक्वेंसेज हो, डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक, हम पाकिस्तान के जो ब्रदरली पीपल हैं उनके साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं हर हालत। तो इसका देखिए, आजकल इंटरडिपेंडेंस का दुनिया है। व्यापार कोई भारत के बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है टर्की पे। टर्की भी ये मान के चल रहा है कि भारत का मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन टर्की ऐसा क्यों कर रहा है? क्या टर्की की रुचि है? देखिए, टर्की नेटो का मेंबर है। नेटो में टर्की को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। ईयू का वो मेंबर बनना चाहता है, ईयू वाले बना नहीं रहे, यूरोपियन यूनियन का मेंबर उसको। मिडिल ईस्ट में वो लीडरशिप देना चाहता है, लेकिन सऊदी अरब और ईरान या जो दूसरे देश हैं उसकी लीडरशिप वहां एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब टर्की का ये है दृष्टिकोण, जो स्ट्रेटेजिक मूव है वो ये है कि सेंट्रल एशिया और जो साउथ वेस्ट एशिया है, जिसमें अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान आते हैं, यहाँ वो अपनी प्रेजेंस बिल्ड करवाए और यहाँ लीडरशिप देने का कोशिश करे। अगर वो बिल्कुल साइलेंट रहता तो टर्की का कोई नाम ही नहीं लेता, प्रेजेंस बिल्ड नहीं होती, भारत के साथ आ जाता तो भी कोई लीडरशिप नहीं मिलती उसकी। अब ऐसा करके वो सेंट्रल एशियन कंट्री अफगानिस्तान, पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता है कि मैं आपके साथ हूं और मेरी लीडरशिप में आप रहो।
ये उनका डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। अब आगे क्या होगा, देखिए टर्की ने अभी भी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग हुई सऊदी में, वहां अमेरिका से वेपन्स के लिए साइन किए हैं, अमेरिका से ले रहा है, सऊदी अरब ने भी किया। तो वो ट्रंप की यात्रा का अलग से विश्लेषण हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में टर्की का जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है अपनी लीडरशिप स्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि हर जगह वो वहां से नेग्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में टर्की ये चाहता है कि मैं भारत पे दबाव भी बनाऊं और पाकिस्तान का समर्थन भी कर दूं, और मुझे मेरी जो लीडरशिप की एम्बिशन है वो भी पूरी हो जाए। जी जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और बिल्कुल, क्योंकि अगर आप किसी भी माध्यम से अगर आप आतंक के फैक्ट्री का साथ देते हैं तो फिर आपको उसी तरह से भुगतना भी चाहिए। और बात सही कह रहे हैं कि ये बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, स्थितियां भी कुछ अलग होती हैं। चलिए मैं एक बार रविंद्रनाथ साहब के पास में चलना चाहूंगा, देहरादून से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, तुर्की एक और अजरबैजान को आइसोलेट किया गया है और हमारी ओर से कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। हम उनके साथ में किसी भी तरह का ट्रेड में सहयोग भी नहीं करेंगे, ना लेंगे। जी रविन्द्रनाथ जी, तो हम किस तरह से देखें इसे? देखिए, मुझे तो ये जल भावना लगती है। आपको ध्यान होगा कि महादेव ने एक बार अभियान चला था भारत का, अभी जो है भारत की जनता ने। आपकी आवाज कम आ रही है सर, आवाज बहुत कम आ रही है। कौशिक सर, आपकी आवाज। तो रविन्द्रनाथ कौशिक साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो देहरादून से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो बता रहे हैं कि क्या क्या आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे वो चीजें हैं कि चाहे हम वहां से एप्पल का इंपोर्ट करते हो, लेकिन हमारा यहाँ का एप्पल भी काफी, अगर यूं कहें तो एक उस क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का एप्पल है, लेकिन इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ पे। जी कौशिक साहब। की तो एंट्री तो इस मायने में है कि भाई ग्राहक को जो है वो आपका वैरायटी चाहिए। तो आप जो है जगह जगह की आपकी जो है एप्पल दिखाएंगे तो उनमें से कोई एप्पल जो है ग्राहक खरीदेगा, जो संतुष्टि होगी उसका इतना बड़ा महत्व नहीं है। सबसे बड़ा योगदान जो है टर्की को भारत का पर्यटन के क्षेत्र में है। टर्की की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का हिस्सा 10% है, जो आपके भारत से भी बहुत ज्यादा है। और उसमें भारत की एंट्री बहुत ज्यादा है, बहुत लोग वहां घूमने जाते हैं। और ये एक तरह से जनभावना है, कोई सरकार ने तो कोई अपील की नहीं है, कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया है। जनभावना है कि भाई जो है हमारे दुश्मन का साथ दे रहा है, अब उसकी अर्थव्यवस्था में सहयोग क्यों दे। और जनभावना है वो आगे बढ़ रही है, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई 60% तक जो है बुकिंग वहां की रद्द हो गई। और जो एजेंसियां हैं उसमें भी देशभक्ति का जज्बा है और कैंसलेशन फीस भी जो है उनसे वसूल नहीं कर रही है। और लोगों को विकल्प सुझाने की भी तुर्की की बजाय आप यहाँ जाए, तो वो एक जनभावना है। अब जनभावना कभी भी अस्थायी नहीं होती। आज आदमी गुस्से में नॉर्मल हो जाएगा। और लेकिन बहुत लोगों ने इस बात बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है कि हथियारों की दुनिया में तुर्की का नाम जो है वो ड्रोन्स, जो युद्धक ड्रोन्स हैं, उसकी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, उसके घाव बढ़ रहे थे। 2 युद्धों में उनका इस्तेमाल देखा है। लेकिन भारत ने जो तुर्की के ड्रोन्स का कब्रिस्तान बनाया है, और वो भी आज से आपकी जो है वो 35 साल पुरानी, 40 साल पुरानी अभी टेक्नोलॉजी के दम पे भार्गव तो अभी इसका तो आपके टेस्ट हो रहा है। पुरानी तकनीकी से उसने जो है एक भी ड्रोन को कामयाब नहीं होने दिया। तो उससे जो है तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री मार्केट और साफ जितनी गिरी है वो उसके लिए सबसे घातक है। और वहां जो जनभावना है भारत के पर्यटकों में वहां नहीं जाना, वो से कितनी मार पड़ेगी, ये जो है महत्वपूर्ण है।
जैसा कि जी सिंह जी ने बताया है कि बिजनेस तो बहुत ज्यादा नहीं है हम लोगों के बीच, 1% से भी कम है। जो है वो तीनों में जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो तीनों को मिला करके 1% से भी कम है बिजनेस। वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दो, एक पर्यटन और दूसरे उसकी ड्रोन इंडस्ट्री है, ये उसको जो मार पड़ी है, ये वो मेघालय या तो कर रहा होगा, हालांकि वो खलीफा के घोड़े पे सवार है, वो खलीफा सर, है इस्लामिक। कौशिक सर, मैं रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं आ पा रही है। स्क्रीन से जो आवाज जा रही है वो काफी कट के जा रही है। मैं वापस लौटूंगा जब तक हमारी टीम आपसे संपर्क वापस करेगी। मैं करोड़ी सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। सर करोड़ी सिंह जी, हम जब चर्चा कर रहे हैं उसी दरमियान बात आ रही है एक कि अमेरिका तुर्की को अपनी मिसाइलें देगा। दूसरी तरफ तुर्की की एक कंपनी है सेलेबी, वो हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट्स की ग्राउंड सिक्योरिटी देखती है, जिसे रद्द कर दिया गया है। ट्रंप टिम कुक को कह रहे हैं कि आप भारत अपना देख लेगा, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए वहां पे। दूसरा, यूएई के साथ में वो अपनी नई संभावनाओं को अंजाम दिया है उन्होंने। तो सर क्या लगता है कि ट्रंप का अचानक की ये एक मौसम की तरह रुख बदलता दिखाई दे रहा है? तो एक तो योगेंद्र जी, आपके टर्की वाले में मैं ऐड कर दूं, जेएनयू ने जो एमओयू था टर्की की यूनिवर्सिटी उसे खारिज किया, उससे खारिज किया है। जाम्बिया मिलिया के जितने भी एमओयू थे, जितना उनसे इंटरेक्शन था, वो खत्म कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी है टर्की के साथ, अजरबैजान के साथ जितने एमओयू हैं या जितना उनका इंटरेक्शन है, उसको खत्म कर रहे हैं। अब आपने ट्रंप वाली बात कही, देखिए ट्रंप है वो केवल बिजनेस की बात करते हैं। 4 दिन वो अभी मिडिल ईस्ट आए तो उन्होंने हमास को और इजराइल को बिल्कुल बैक फुट पे रखा है। सबसे ज्यादा बिजनेस की बात की, और बिजनेस में उन्होंने सऊदी अरब से वेपन्स भेजने के लिए 1 बिलियन से ऊपर का सौदा किया है। दूसरी तरफ कतर को 160 बोइंग के लिए सौदा किया है, 200 बिलियन से ऊपर का, और इसी तरह टर्की से किया है। और इसके साथ साथ वो सीरिया से रिलेशन सुधारना चाहते हैं। और सीरिया का रिलेशन वाला वो योगेंद्र जी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि तुलसी गैबार्ड बाइडेन के प्रशासन के समय वो ये कह रही थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है या एजेंसीज हैं, वो अल-कायदा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सीरिया में ये सब हालात हो रहा है। तो उस समय तुलसी गैबार्ड पे वहां के बाइडेन प्रशासन ने बहुत दबाव बनाए थे। तो तुलसी गैबार्ड को अब जब नॉमिनेट किया ट्रंप ने, तो वहां सीनेट में तुलसी गैबार्ड का ग्रिलिंग हुआ, तो उन्होंने सीरिया पे डिटेल से अपनी पोजीशन बताई कि सीरिया में हमने ये कर रहे थे, ये हम गलत कर रहे थे, अमेरिका की पॉलिसी गलत थी, इस तरह की होनी चाहिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अब आए तो जो सऊदिया के एसबीआई ने वो मोहम्मद MBS उन्होंने ये कहा कि भाई आप सीरिया से बात करो, तो सीरिया से बातचीत की ट्रंप ने, और बातचीत नहीं की, आगे के लिए मदद करने की भी उन्होंने पेशकश की है। और वहीं पे टर्की है, क्योंकि टर्की भी एक स्टेक होल्डर है, सीरिया में बहुत रुचि ले रहा है। तो उन सबसे बातचीत करके अब सीरिया में पीस स्टेब्लिश कर रहे हैं। ईरान, वो इजराइल और हमास का नाम ही नहीं लिया कहीं भी। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप की प्रायोरिटी बिल्कुल बदल रही है। और जो जॉर्डन और इजिप्ट के बहुत नजदीक होते थे, अब जॉर्डन और इजिप्ट ने क्या किया, जब ट्रंप ने ये कहा कि गाजा में मिडिल ईस्टर्न रिवेरा बनाऊंगा, तो उन्होंने अलग से इजिप्ट में अरब कंट्रीज ने मीटिंग करके और ये कहा कि हम अल्टरनेटिव प्रपोजल देते हैं, 53 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन प्लान दे दिया। तो ट्रंप को वो अच्छा नहीं लगा, तो अब वो सऊदी अरब और सीरिया के नजदीक आना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्री है। आपने एप्पल वाली बात कही थी, मैं 1 मिनट उसका भी लेना चाहूंगा। देखिए अमेरिका का बेंस ने, वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने पहले भी कह दिया था कि अमेरिका की कंपनी सस्ते लेबर की खोज में दूसरे देशों में जा रहे हैं, चाइना, भारत या जो भी देश हैं। तो अमेरिकन कंपनीज को सस्ते
लेबर के लिए वहां जाते हैं तो इनोवेशन कमजोर हो जाता है, नई चीजें नहीं आती हैं। इसलिए उनको अमेरिका में काम करना चाहिए और बाहर से सस्ता लेबर भी नहीं लाना चाहिए। अमेरिका के जो लोग हैं उन्हीं को जॉब देना चाहिए, बाकी काम है वो मशीनें करें, टेक्नोलॉजी से करना चाहिए। तो जी हमें टेक्नोलॉजी में ज्यादा इनोवेटिव होना चाहिए। ये तो अमेरिका की पॉलिसी थी। फिर ट्रंप सत्ता में आने से पहले हेरिटेज फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, बहुत मोटी रिपोर्ट है, 800-900 पेज की है, प्रोजेक्ट 2025। चुनाव के दौरान उसका नाम ट्रंप ने डेलिबरेटली नहीं लिया, वो कंट्रोवर्शियल थी, तो हो सकता है कि वोट कम मिलते, इसलिए उस समय नहीं लिया। अब उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मैं अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहता हूं बेस्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट 2025। ग्रेट कैसे बनेगा? टेक्नोलॉजी में अमेरिका एडवांस है, नो डाउट, अमेरिका से अच्छी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। मिलिट्री अमेरिका के पास बहुत अच्छी है। इंडस्ट्रीज बाहर चली गई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनको वापस लाना है। दूसरा उनको करना है कि जो मिनरल्स हैं वो दूसरे देशों के हैं, उन पे कंट्रोल करना है। और एक एनर्जी का कंपोनेंट है, वो अमेरिका कहता है हमारे यहाँ एनर्जी बहुत है, हम एक्सप्लोर करेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री वहां गए थे तो भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि एनर्जी आप हमारे से लीजिए, आपको जरूरत है, हमारे पास है। और लास्ट पॉइंट है कि डी-डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस चल रही है उसको कमजोर नहीं होने देना चाहते, और इन सब कंपोनेंट को बना के अमेरिका को वो ग्रेट बनाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने टीम को ये कहा है कि आप जो यहीं पे प्रोडक्शन करिए। चलिए मैं रविंद्रनाथ कौशिक साहब के पास में जाना चाहूंगा। कौशिक सर जी, कौशिक सर जी, अब आवाज आपकी क्लियर नहीं थी, अब आवाज आ रही है। तो हम दर्शक जानना चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा एक जर्नलिस्टिक नजर से, क्योंकि इसी बीच तुर्की को अमेरिका हथियार देगा ये कहा है। हमारे साथ में जो एयरपोर्ट्स की ग्राउंड सिक्योरिटी के लिए जो वहां की कंपनी है तुर्की की, उसके साथ हमारा करार रद्द कर दिया है, तो ये और तल्खी बढ़ेगी अब। नहीं देखिए जी, व्यापारिक जगत में तो हर देश अपना लाभ देखता है जी। मैं जो पहले मैं जिक्र कर रहा था कि जो हाल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ है, उसमें तुर्की का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी जो ड्रोन उद्योग है उसकी जो प्रतिष्ठा गिरी है। भारत ने 35-40 साल पुरानी तकनीकी से उसके ड्रोन का यहाँ पे कब्रिस्तान बना दिया है, तो उसका जो बाजार है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। उसके सारे ग्राहक जो है वो भाग रहे हैं। और जहां तक टूरिस्ट वाली बात है, तो हम लोगों का उन लोगों से व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है, 1% से भी कम है, 1.5 के आसपास और 0.5 अजरबैजान से, दोनों जगह बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, तो लेकिन तुर्की की अर्थव्यवस्था जो है वो डिपेंड है पैटर्न के ऊपर। उनकी अर्थव्यवस्था तकरीबन आपके 10% से ऊपर है, उनकी आपकी डिपेंडेंसी आपकी टूरिज्म के ऊपर। उसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। तो भारत के लोगों ने जो अभियान छेड़ा है, ये कोई सरकारी अभियान नहीं है, ये जनभावना है कि भाई जो हमारे दुश्मन देश का साथ दे रहा है उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान क्यों दें। फिर जो है जो हमारी जो कंपनियां हैं, फैसिलिटेटर हैं, उनमें भी जो है वो भावना जागी है। वो उसका विकल्प बता रहे हैं कि भाई तुर्की के बजाय आप यहाँ पे जाइए, और जो कैंसिलेशन चार्ज हो रहा है वो भी वो आपका माफ कर रहे हैं। वो कल तक आपके जो है 66% था जो कैंसिलेशन आपके रेट था, आज वो और बढ़ा होगा। तो ये जो है तत्काल मार है। ड्रोन इंडस्ट्री पे जो मार पड़ी है वो दीर्घकालीन है, क्योंकि उस पर इसकी बहुत डिपेंडेंसी थी। 5 मुल्क जो है उसका जो है आपका निर्यात कर रहे थे उन ड्रोन्स का, और तकरीबन 50 लोगों से 50 जो है स्टेट से उसकी वार्ता चल रही थी। वो जाहिर है अब जो है वो वार्ता 0/0 होने वाली है। ये दो नुकसान तो हुए हैं, लेकिन जो तुर्की का जो राष्ट्रपति है उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो है इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने की।
बिल्कुल, उसके क्योंकि पीछे उसे ईरान, आप कीजिए, कोई कीमत चुकानी पड़े, कोई कीमत बिल्कुल आप सही कह रहे चुकानी पड़े, उसकी अर्थव्यवस्था जीरो हो जाए, ध्वस्त हो जाए, उसे वो एकदम इस बारे में फैनेटिक है। और वो इस बारे में उसकी जो है मुकाबला ईरान के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ भी है, लेकिन उसके कुछ लाभ भी हैं, उसके एडवांटेज हैं कुछ, उसका लाभ उठाता है। तो वो मेरे ख्याल है इस नुकसान की कोई परवाह करेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। जी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, बिल्कुल आपने एक सटीक बात कही है कि क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमने उन संबंधों का विच्छेद किया है, ये एक बड़ी बात ये है। लेकिन मार्के अगर ये बात करें कि भारत के संबंधों से इस तरह से स्थिति होने के बाद में सड़क पे आ जाएगा तुर्की अजरबैजान, वो मुश्किल है। लेकिन हाँ, हमें अपनी तलखी, अपना पक्ष तो रखना ही होगा कि जो दुश्मन राष्ट्र के साथ में इस तरह से दीवार बन के खड़ा हो, उसे सप्लाई कर रहा हो वेपन्स, तो हमें उसके साथ में संबंध नहीं रखने चाहिए। बेशक उनका नुकसान हो नहीं, वो मायने ये नहीं रखता है, लेकिन सबसे बड़ा स्टेप ये है कि हम साथ नहीं चल सकते दोनों चीजों को लेकर के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।